नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे कन्नड़ क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, सबसे पहले चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करेंगे और आपके लिए आज हम पढ़ाने जा रहे हैं इस वीडियो में दूसरा जो हमारा पेपर है, विद्यालय प्रबंधन संस्कृति और शिक्षा। ठीक है, विद्यालय संस्कृति प्रबंधन और शिक्षा, ये हमारा दूसरा पेपर है और इसका हम आपको पहला मॉडल पेपर पढ़ाने जा रहे हैं। ये पूर्णांक 70 का होता है। पास होने के लिए आपको इसमें 28 अंक लाने हैं। ठीक है, समय 3 घंटे का होता है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं और बिना टाइम गवाए हमको पूरा क्लास देखना है, बिल्कुल भी बीच में छोड़ेंगे नहीं। और जितनी भी हमारी क्लासें आती है पूरा कंटिन्यूस देख करके जाएं, आपका काम इनसे बहुत अच्छा होगा और बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आराम से आप लोग 80% से ऊपर आराम से बना दोगे, तो चिंता करने वाली कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। छोटे बड़े मैराथन सब कुछ मैं लेकर के आ रहा हूँ, है ना। तो कहीं भी नहीं भटके किसी भी तरीके से, और कंटिन्यूस लगातार क्लासों को आप लोग लेते रहिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला हमारा प्रश्न है, पन्नाधाय जीवन अमृत योजना का शुभारंभ कब किया गया था? तो वो किया गया था 14 अगस्त 2006 को किया गया था। आरटीई अधिनियम 2009, यानी आरटीई 2009 का जो अधिनियम है ये पूरे देश में कब लागू किया गया था? तो ध्यान रखना, 1 अप्रैल 2010 को देश में लागू किया गया था, जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़ करके। ठीक है, जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़ करके बाकी पूरे हिंदुस्तान के अंतर्गत 1 अप्रैल 2010 को किया गया था। ध्यान रखें इस बात का आप लोग। ठीक है भाई, ओके। चलिए अगला हमारा प्रश्न आता है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन का समिति के रूप में पंजीकरण कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा आपका 1985 में किया गया था। राइट, हाँ। अगला क्वेश्चन अपना नंबर 4 पर आते हैं कि रामनवमी का त्यौहार देश में कब मनाया जाता है? तो रामनवमी का त्यौहार जो है साथियों, वो हमारा चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी को मनाया जाता है। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। बेमूल्य जिनसे व्यक्ति की किसी सहानुभूति या रसानुभूति का अनुभव होता है उनको हम क्या कहेंगे? सौंदर्यात्मक मूल्य कहेंगे। ये रीट का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट माना जाता है कि व्यक्ति के नैतिक मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य, सामाजिक मूल्य, आर्थिक मूल्य, आध्यात्मिक मूल्य, ये जो हमारे दृष्टिकोण है, ठीक है, ये आपके एग्जाम में रीट में हर बार ये शिक्षण विधियों के अंतर्गत आते हैं और इनसे प्रश्न पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षक के व्यक्तित्व के आधारभूत प्रमुख पक्ष कौन कौन से हैं? तो ये तो आप लोगों को पता ही है, ये सभी आधारभूत पक्ष है, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 7, नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए व्यवस्थित प्रयास ही अनुसंधान है। ये कथन किसका है साथियों? ये कथन है हमारा रेडमैन एवं मोरी ने दिया था। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 8वां है कि समूह में जो अंक सबसे अधिक बार आता है, सबसे अधिक प्रचलित होता है, वो क्या कहलाता है साथियों? उसको हम बोलेंगे बहुलक। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ी होगी प्रायिकता वाली जो सारणी है स्टैटिक्स, उसके अंतर्गत आप लोगों ने देखा होगा माध्य, माध्यक, माध्यिका, बहुलक। तो जो अंक सबसे अधिक बार आता है, ठीक है, किसी सारणी के अंतर्गत, किसी समूह के अंतर्गत, उसको हम बहुलक बोलते हैं। राइट, हाँ जी, मैथ के पेपर में हम पढ़ेंगे बहुलक कैसे निकालते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन आता है, विद्यार्थियों हेतु राष्ट्रीय स्तर पर संचालित 2 कल्याणकारी योजनाओं के नाम। तो भाई 2 कल्याणकारी योजनाएं पूछिए। आप लोग रीट की तैयारी कर रहे होंगे तो आपने बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं पढ़ रखी हैं ऐसे तो मैं आपको 2 बता देता हूँ। नेशनल मेंस कम मेरिट छात्रवृत्ति योजना, ये तो एक हो गई, और दूसरी है इंस्पायर अवार्ड योजना। सब पढ़ी हुई है आप लोगों की, कोई अपरिचित नहीं है, ये योजना पुरानी वाली है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं एनसीईआरटी और न्यू पा की फुल फॉर्म। तो भैया एनसीईआरटी की फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, और न्यू पा की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, दोनों याद कर लेना अच्छे से। ठीक है, हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। भारत में संचालित वर्तमान शिक्षा प्रणाली किसकी देन है? बताइएगा। हाँ जी, तो भैया ये 1935 नहीं है, इसको काट लेना, 1835 है। राइट है ना। तो वर्तमान शिक्षा प्रणाली और परीक्षा प्रणाली ब्रिटिश सरकार की देन है, जो कब हुई थी भैया? लॉर्ड मेकाले के टाइम पे 1845 में मेकाले का विवरण पत्र आया था। ठीक है,
तो ये 1835 राइट है, ये गलती से काट ले रहा है इसको, 1835 राइट होगा। मैकाले का जो घोषणा पत्र था वो 1835 में आया था। केरल में मकर संक्रांति पर्व किस नाम से जाना जाता है? तो ओणम के नाम से जानते हैं, याद रखना। मूल्यों में ह्रास यानी कमी, मूल्यों में अगर कमी हो रही तो उसका मतलब क्या है? तो मूल्यों में कमी यानी ह्रास का मतलब है कि समाज के द्वारा स्वीकृत आदर्श और मानदंडों को अपने अंतःकरण में नहीं उतारना और उनके अनुसार आचरण नहीं करना। भाई आचरण नहीं करेंगे, कमी करेंगे, अंतःकरण, कमी का मतलब अपने आप में ग्रहण नहीं करना, ठीक है। एक शिक्षक का संवेदनशील होना क्यों आवश्यक है? क्वेश्चन नंबर 14। तो किस तरीके से संवेदनशील होना जरूरी है एक शिक्षक का? कि शिक्षक के लिए संवेदनशील होना बहुत जरूरी है। कक्षा के असामान्य व्यवहार वाले बच्चे की समस्या को एक संवेदनशील शिक्षक ही भली भांति समझ सकता है। शिक्षक के इस गुण के कारण वह जरूरतमंद बच्चों की मदद भी कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, अनुसंधान की आधारशिला क्या है? समस्या का आधार प्राय जिज्ञासा होती है और जिज्ञासा का उत्पन्न होना क्या कहलाएगा? अनुसंधान की आधारशिला है। अगला हमारा क्वेश्चन आता है, क्रियात्मक अनुसंधान के सोपान बताओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों। क्रियात्मक अनुसंधान के 5 सोपान है। पहला सोपान है समस्या की पहचान करना, दूसरा सोपान है समस्या का विशिष्टीकरण करना, तीसरा सोपान है समस्या के कारणों का विश्लेषण करना और चौथा सोपान है क्रियात्मक प्रकल्पनाओं का निर्माण करना। ये चौथा चरण है। और 5वां हमारा चरण है क्रियात्मक प्रकल्पनाओं के परीक्षण हेतु कार्य योजना निर्माण करना। तो ये हमारे 5 चरण हो गए साथियों इसके। अगले हमारे प्रश्न पर आते हैं 17 से 20 तक। हमारे लघुत्तरात्मक प्रश्न है। 100 से 100 के बीच में आपको शब्द सीमा रखनी है। क्वेश्चन नंबर 17, विद्यालय के मानवीय और भौतिक संसाधन के महत्व क्या होंगे? सबसे पहले हम बात करेंगे मानवीय संसाधनों की। विद्यालय के लिए मानवीय संसाधन आवश्यक होते हैं, जिसमें प्रबंधन समिति के सदस्य, अध्यापक, अभिभावक समिति के सदस्य, प्रशासक, अनुदेशक, क्लर्क वर्ग और 4th ग्रेड के कर्मचारी। मानवीय संसाधनों के सुप्रशिक्षित व कुशल होने पर देश का विकास संभव हो सकता है, ठीक है। और भौतिक संसाधनों में आते हैं, विद्यालय में मानवीय संसाधन कितने ही दक्ष क्यों ना हो, जब तक पर्याप्त भौतिक संसाधन नहीं होंगे वे भली प्रकार से कार्य कभी नहीं कर सकते। भाई लोगों का क्या मतलब है? लोगों कुछ नहीं कर सकते। अगर विद्यालय के अंतर्गत भौतिक संसाधन नहीं है तो अकेला टीचर क्या करेगा? कुछ नहीं। ब्लैक बोर्ड नहीं है, पढ़ाने के लिए उचित संसाधन नहीं है तो क्या करेगा? कुछ नहीं। उपयुक्त विद्यालय भवन, मैदान, पुस्तकालय, खेलकूद का सामान, प्रयोगशाला, शिक्षण सामग्री आदि के बिना विद्यालय का सुसंचालन नहीं किया जा सकता। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में 16 भौतिक संसाधनों को सम्मिलित किया गया था। याद रख लेना, कितने भौतिक संसाधन? 16। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। असल में भौतिक संसाधनों से युक्त विद्यालय ही वास्तविक विद्यालय कहा जाता है। अगला हमारा प्रश्न आता है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 यानी RT एक्ट, इसकी विशेषता क्या है? ये तो आपको हर पेपर में पढ़ने को मिलेगा साथियों। चलो यहाँ भी पढ़ लेते हैं। इसके अंतर्गत 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क में अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है, जिसमें उम्र रखी गई है हमारी 6 वर्ष से 14 वर्ष तक। और क्लासों की अगर हम बात करते हैं तो कक्षा 1 से लेकर के 8वीं तक, ठीक है। निजी विद्यालयों में आसपास के बच्चों के प्रवेश में भी 25% रिजर्वेशन की बात की गई है। प्राइवेट जो विद्यालय है उसमें भी 25% बच्चों को निःशुल्क फ्री पढ़ाया जाएगा। इस अधिनियम के अंतर्गत नामांकन के समय बच्चों से किसी भी प्रकार का कोई शुल्क और कोई डोनेशन नहीं लिया जाएगा। अधिनियम के अनुसार बच्चों को शारीरिक दंड देना कानूनी अपराध है, ठीक है। कौन सी धारा साथियों? 17 नंबर धारा, ठीक है। धारा 17 के अनुसार बच्चे को किसी प्रकार से मानसिक, शारीरिक, ठीक है, आप लोग दंडित नहीं कर सकते। गैर मान्यता प्राप्त स्कूल को चलाना इस अधिनियम के अंतर्गत अब दंडनीय अपराध माना गया है, ठीक है। आप लोग सभी धाराओं को पढ़ेंगे, रीट के अंतर्गत चिंता क्यों करते हो, ठीक है भाई। 19वां क्वेश्चन है कि विद्यालयों की प्रशासनिक संरचना का उल्लेख कीजिएगा। विद्यालयों की स्ट्रक्चर कैसी होती है? गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए। राजस्थान राज्य की स्थापना रियासतों के एकीकरण के फलस्वरूप 1949 में हुई। पहले यानी पूर्व में प्रत्येक रियासत की शिक्षा प्रणाली अलग अलग थी। इसके लिए राज्य सरकार ने शिक्षा पर विशेष बल दिया। वर्ष 1950 में प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की स्थापना की गई थी।
परंतु राज्य में पंचायती राज व्यवस्था 1959 में लागू होने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्राथमिक विद्यालयों के प्रबंधन व्यवस्था का दायित्व पंचायती राज व्यवस्था को सौंप दिया। ठीक है भाई, ये प्रशासनिक व्यवस्था थी। अगला हमारा क्वेश्चन है समांतर माध्य क्या है, इसकी गणना किन विधियों से की जाती है। ये भैया प्रश्न है हमारा इसी सब्जेक्ट के अंतर्गत, गणित का असर है लेकिन यूनिट के अंदर है ये। किसी श्रेणी का समांतर माध्य उसके पदों के मूल्यों के योग की उनकी संख्या से विभाजित कर दिया जाए तो प्राप्त होने वाली राशि क्या कहलाएगी, समांतर माध्य। समांतर माध्य का मतलब था औसत ज्ञात करना, राशियों का योगफल बटे राशियों की संख्या। ये पढ़ा है आपने, एवरेज निकालने का सूत्र पढ़ा होगा ना आपने, तो वही है। इसकी दो विधियां होती हैं, प्रत्यक्ष विधि से भी निकाल सकते हैं और लघु विधि से। आप मैथमेटिक्स के पेपर में इसके हम क्या पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। आइएगा अगला क्वेश्चन है क्रियात्मक अनुसंधान से आप क्या समझते हैं, इसके लक्षण बताओ। देखो क्रियात्मक अनुसंधान दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, क्रिया प्लस अनुसंधान, यानी कार्य करते हुए खोज करना, क्या कहलाएगा, क्रियात्मक अनुसंधान। ठीक है, कार्य करते हुए खोज करना। जब शिक्षकगण शिक्षण प्रक्रिया संस्था प्रदान अपनी संस्था के प्रशासनिक, शैक्षिक और शैक्षिक प्रकृतियां संबंधित कार्य को विधिवत तरीके से करते हैं तो क्या कहलाएगा, क्रियात्मक अनुसंधान। अब हम इसके लक्षणों की बात करते हैं, इसकी विशेषताओं की बात करते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षा के वास्तविक क्षेत्र में कार्य करते हुए किया जाता है। इसमें निष्कर्षों की तत्कालीन प्रवृत्ति पर ध्यान केंद्रित रहता है, न कि किसी सिद्धांत के विकास पर। इसकी उत्पत्तियों के मूल्यांकन का आधार व्यापक स्तर पर नहीं होकर के स्थानीय स्तर पर होता है। इसका उद्देश्य विद्यालय पद्धति में विज्ञान सम्मत सुधार लाना और सुधार लाने वालों का भी सुधार करना होता है। ठीक है, यह एक सहकारी प्रक्रिया है। यद्यपि एक अकेला शिक्षक भी इसे संपन्न कर सकता है, फिर भी इसे प्राय सहकारी ढंग से ही संपन्न किया जाना उचित रहता है। क्रियात्मक अनुसंधान के लिए प्रजातांत्रिक वातावरण आवश्यक है और इसमें वास्तविक अनुभूत समस्या पर आग्रह रहता है, जो यही अभी और विशेष परिस्थितियों में विद्वान हो इस प्रकार ही विशिष्ट होता है। इसमें सामान्यीकरण कभी नहीं होता। तो भैया अच्छे प्रश्न है, पढ़ के जाओगे आप लोग, इनको पूरा क्लास देखना है। मूल्य की प्रकृति और विशेषता बताओ। मूल्य क्या होते हैं, वस्तुतः मूल्य एक अमूर्त कल्पना है। इसका संबंध मनुष्य के अंतर्मन से होता है। मूल्य किसी विशिष्ट समाज के द्वारा स्वीकृत विश्वास, आदर्श, सिद्धांत, नीति परायण नियम और व्यवहारगत मानदंडों से किया जाता है। किसी समाज के विश्वास, नैतिक नियम और व्यवहार उसके लंबे अनुभवों का परिणाम होते हैं। तब मूल्यों पर यही बात होती है। व्यक्ति में मूल्यों का विकास समाज के विभिन्न क्रियाओं में भाग लेने से होता है। मूल्य प्रत्ययों की त्रिकोणात्मक स्थिति पर विचार करें तो पहला पद संज्ञानात्मक, दूसरा भावात्मक और तीसरा क्रियात्मक होता है। ये अपना जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये वाला यही है भाई साहब। सर्वप्रथम मूल्य अपने समाज के विश्वास, आदर्श, सिद्धांत, नैतिक नियम और व्यवहारगत मानदंडों को बिना सोचे समझे स्वीकार करता है, पर जैसे ही उसमें विवेक की जागृति होती है वह इनके औचित्य के बारे में सोचने लगता है। इस खोज के साथ ही उसमें मूल्य का निर्माण शुरू हो जाता है। अब उसे इनमें से जो उचित लगते हैं उनकी भावना से जुड़ जाते हैं और भावना से जुड़ने के बाद उसके व्यवहार को प्रभावित करने लगते हैं। मूल्य किसी व्यक्ति की पसंद पर निर्भर करते हैं। कोई व्यक्ति किसी विश्वास, आदर्श, सिद्धांत, नैतिक नियम और व्यवहारगत मानदंडों को अधिक महत्व देता है। मूल्य व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करता है। मूल्यों का पालन करने से व्यक्ति को संतोष मिलता है और मूल्यों की रक्षा करने के लिए लोग प्राण तक न्यौछावर कर देते हैं। तो ये मूल्यों के बारे में सब पढ़ा हमने। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद SIERT, इसके द्वारा कौन कौन से कार्य किए जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसका ये, SIERT के कार्य। पहला काम होता है कि शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न स्तर के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए अभिनव कार्यक्रम आयोजित करके नवीनतम नवाचारों से अवगत कराना। दूसरा काम है कि राज्य की विद्यालय शिक्षा के गुणात्मक उन्नयन हेतु नीतियों एवं कार्यक्रमों का उल्लेख करना। तीसरा काम है प्रारंभिक स्तर पर VSTC शिक्षा क्रम निर्माण, पाठ्य पुस्तक लेखन, पूरक साहित्य निर्माण करना और श्रव्य दृश्य सामग्री का निर्माण करना। चौथा काम है प्रारंभिक स्तर पर मूल्यांकन हेतु मूल्यांकन प्रक्रिया, पैटर्न और 8वीं बोर्ड नियमावली तैयार करना। SIERT आप पाए, कार्यालय पंचक बीकानेर, उसी को बोलते हैं SIERT, ध्यान रखना। आगे बात करते हैं, देखो इसके कार्य। SC और ST की बालिका
प्रतिभा पोषण कार्यक्रम तैयार करना और परीक्षाओं का आयोजन करना। राज्य में निर्देश सेवाओं के लिए वातावरण तैयार करना तथा कैरियर डे जैसे कार्यक्रमों का संचालन करना। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं, नवाचारों, क्रियाकलापों की प्रगति, क्षेत्र में अनुभूत समस्याओं और आकर्षक विषयों पर वर्क के माध्यम से शोध करना। वंचित वर्ग के बालकों और विकलांग बच्चों को सामान्य विद्यालयों में समायोजित करके उन्हें शैक्षिक अवसर उपलब्ध करवाना। और देखेंगे एसआईआरटी के बहुत सारे कार्य हैं। सामुदायिक विज्ञान केंद्र के माध्यम से सामुदायिक गतिविधियों से जुड़ करके जन उपयोगी जानकारी प्रसारित करना और एजुशेट के लिए कार्यक्रमों का निर्माण और कार्यान्वयन करना। राज्य में राज्य के अकादमिक कार्यक्रमों के साथ साथ केंद्र सरकार की मदद से चलाई जा रही विभिन्न केंद्र प्रवर्तित योजनाएं और विभिन्न परियोजनाओं के बारे में संचालित करना। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, विद्यालय के 2 महत्वपूर्ण उद्देश्य कौन कौन से? चलिएगा, विभिन्न आयोगों समितियों ने शिक्षा के उद्देश्यों पर काफ़ी मनन किया है। माध्यमिक शिक्षा आयोग, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1952-53 में, याद रखना, ठीक है। इसको मुदालियार आयोग भी बोलेंगे, है ना। और व्यावसायिक उद्देश्यों पर बल दिया गया। भारतीय शिक्षा आयोग, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1964-66 के बीच में। तो इन्होंने शिक्षा को उत्पादकता से जोड़ने की वकालत की। एनसीएफ 2005 राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा पाठ्य चयन की रूपरेखा में भी विद्यालयों के उद्देश्यों का विश्लेषण किया गया। बालक के सर्वांगीण विकास पर बल दिया गया, है ना। अब देखेंगे, ये हो गया हमारा। अब इसके महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? पहला तो ये हो गया। दूसरा उद्देश्य यहाँ से देखेंगे, 2 नंबर का ये, छात्र का अधिगम न केवल समूह हो बल्कि रोचक भी हो, प्रभावशाली भी होना चाहिए। छात्र सहज भाव से इन अनुभवों को प्राप्त करने में अग्रसर हो सके। विद्यालय इस उद्देश्य की प्राप्ति पर तभी सफल हो सकेंगे जब वे छात्रों को उपयुक्त अधिगम प्रदान कर सकें। अधिगम अनुभवों को रोचक, समूह व प्रभावशाली बनाने के लिए विद्यालयों को अपना पाठ्यक्रम, पाठ्य सहगामी क्रियाओं तथा संपूर्ण वातावरण को बदलना होगा। इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट मॉडल पेपर होता है, मॉडल पेपर नंबर 1। ये पहला हमारा पेपर था साथियों, ठीक है। पहला पेपर था विद्यालय संस्कृति प्रबंधन शिक्षा का। तो इसका मॉडल पेपर, अब हम इसका मॉडल पेपर नंबर 2 पढ़ाने जा रहे हैं साथियों। अगले वीडियो के अंतर्गत देखेंगे आप लोग।